नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में ही और मेरे साथ में बहुत प्रोमिनेंट हस्ती हैं, आदरणीय श्री प्रशांत सिंह जी, अटल नाम से काफ़ी फ़ेमस हैं। सर स्वागत है आपका, इसके बाद हम परिचय देंगे। नमस्कार, नमस्कार। आप बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उसके साथ-साथ मुख्य स्थायी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार विगत 4 वर्षों से आप हैं। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक विगत 8 वर्षों से आप हैं। 11 वर्षों से भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर हैं। 10,000 से ज़्यादा केस में बहस कर चुके हैं आप। इसके साथ ही राम जन्मभूमि, मंजूनाथ केस, वरुण गांधी का एनएसए केस सहित तमाम ऐसे प्रोमिनेंट केस जो कि इस शहर ही नहीं पूरे देश में सुर्खियों में थे, उसमें बहस कर चुके हैं और जीत दिला चुके हैं। और आगामी एक नया जो मतलब तरक्की का रास्ता कह लीजिए या लोगों की सेवा भाव से जो आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनवरी 2026 में होना प्रस्तावित है। सर शुरुआत आपसे करते हैं कि आप बहुत कुछ आपने समाज को दिया है, देश को दिया है, लोगों को दिया है। वकीलों की अगर बात होती है, तो आपके द्वारा आपके नेतृत्व में क्या-क्या इस तरीके की योजनाएँ कार्य किया गया है, जो उन्हें ये पता हो कि हाँ, ये हमारे बड़े भाई साहब अटल जी ने किया हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के वकीलों की जो हालात है, वो जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। आज़ादी के बाद से लेके अभी तक वकीलों के हित में जो काम किए जाने चाहिए थे, वकीलों के साथ न्याय नहीं हुआ। देश की आज़ादी हम लोगों ने दिलाई पर आज़ादी के बाद हम इग्नोर होते गए। और इसलिए आप उत्तर प्रदेश में तमाम जगह देखेंगे कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी वकील टीन में, मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में बैठ रहा है। जहाँ जानवर नहीं बांधे जा सकते, वहाँ हम 48 डिग्री तापमान में बैठते हैं। तो जब वकीलों के हित की बात हुई और इन स्थितियों को देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य का चुनाव पिछली बार लड़ा और आपके आशीर्वाद और स्नेह से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन भी हुआ, वाइस चेयरमैन भी हुआ, को चेयरमैन भी हुआ और सेक्रेटरी भी हुआ। उत्तर प्रदेश के वकीलों की बेहतरी के लिए हमने पिछले 6 वर्षों में अनेक काम किए। जैसे पहले 60 वर्ष तक के वकील के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलते थे, इसको हमने 70 वर्ष कराया है। अब 70 साल तक के वकील के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलते हैं, चाहे सामान्य मृत्यु हो, चाहे असामान्य मृत्यु हो। तो इन ये लगता है कि एक जैसे 70 वर्ष तक के मृत्यु में पिछले 6 वर्षों में 4800 अधिवक्ताओं को हमने करीब 218 करोड़ रुपए उनके मृतकों के आश्रितों को दिया है। तो वकील का चूंकि सर्टन पेशा नहीं होता तो एक बहुत बड़ी मदद वो है। और इस स्कीम को हम और आगे बढ़ाएंगे और हम सरकार से और बाकी लोगों के प्रयास से करेंगे कि इसको 10 लाख रुपए राशि तक ले जाए। 70 वर्ष से ऊपर जो अधिवक्ता डेथ होते थे, पहले 80 साल तक 1.5 लाख रुपए मिलता था उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से। हम बार काउंसिल के चेयरमैन जब हुए तो इसको हमने 3 साल कराया, मतलब 3 लाख रुपए कराया 1.5 से। और ये 80 साल उम्र सीमा समाप्त करके अब कोई 500 साल जिंदा रहे तब भी वो पैसा मिलेगा, उम्र सीमा समाप्त करके। और इसमें भी करीब 64 करोड़ रुपया हमने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को अभी तक दिया है, जब से हम बार काउंसिल के मेंबर हैं 6 वर्षों से। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि नाम की एक योजना है, जो 5,000 रुपया अगर नया वकील जमा करे तो 30 साल वकालत पूरी होने पर हम उसको 5 लाख रुपए देते हैं। पहले 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मदद से इसको हमने 300% से अधिक बढ़ाकर 5 लाख रुपए कराया है। नए अधिवक्ताओं को भी हम 5,000 रुपए किताब, कापी, स्टेशनरी के लिए देने की योजना प्रारंभ किए हैं। 1,60,00,000 रुपया अभी तक उस मद में दिए हैं, लेकिन इस योजना को और कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं और हम शीघ्र ही बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके ये करेंगे कि नए वकीलों में जो अनिश्चितता का वातावरण हो, दूर हो और शुरुआती 3 वर्ष तक 5,000 रुपए उनको मिले, ताकि वो अपनी वकालत में सर्वाइव कर पाए। क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद वकील इतना अनिश्चित रहता है कि नाले के किनारे तख्त लगाकर बैठ गया, उसको कोई भविष्य की वो उसके लिए योजनाएं नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम कचहरियां, तमाम अदालतें, तहसीलें हमने टीन और मुक्त किया है, मड़ई मुक्त किया है, चेंबर्स के निर्माण किए हैं। श्रावस्ती में 12 करोड़ से अधिक लागत का हमने चेंबर बनवा के तैयार किया, इंटीग्रेटेड कैंपस बना हुआ है। अभी प्रयागराज में 680 करोड़ रुपए का चेंबर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने किया है, जिसमें 10,000 वकीलों को बैठने का इंतजाम है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 5 लाख रुपए दिया गया, झांसी में चेंबर के लिए पैसा दिया गया, हाथरस में अभी 58 करोड़ रुपए दिया गया, अमेठी में नया बिल्डिंग बन रही है और भदोही में ज्ञान, मतलब जगह जगह हम जो किराए की बिल्डिंग पे चलती थी जिला जज का कार्यालय, हमने ये तय किया और इसको हम और आगे ले जाएंगे। जहां वकीलों की असुविधाएं हैं
उसके लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, जिससे भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लेकिन वकीलों की सूरत और सीरत निश्चित रूप से बदलेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो वकीलों के लिए आप एक जननायक के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं, बड़े कार्य किए जो आपने बताया कि भाई 70 साल से नीचे हमने 5 लाख तक की व्यवस्था की, उसके ऊपर 3 लाख की किसी भी एज में डेथ हो हम करीब किया आपने, और कायाकल्प कर रहे हैं तहसीलों का, जगह जगह पे कर रहे हैं आप। एक बात निकल कर इन बातों से आती है कि जिस तरीके से वकीलों की भीड़ बढ़ रही है, बहुत सारे नए वकील आ रहे हैं, क्या उस पे अंकुश लगना चाहिए, या उनकी जो क्वालिटी है अगर देखी जाए, आपका अनुभव है, आप चीजों को बेहतर समझते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, उनको नियंत्रित करने का क्या तरीका होना चाहिए? जो भीड़ बढ़ रही है और एजुकेटेड उस तरीके से नहीं है, जो एक ज़रूरत पब्लिक को भी है, सरकार को भी है, और जो वादी-प्रतिवादी सबको है। देखिए, भीड़ तो हर फील्ड में बढ़ रही है जब जनसंख्या बढ़ रही है, और नियंत्रित भीड़ को नहीं करना है, भीड़ को अच्छा करना है। उसके लिए ट्रेनिंग दिए जाए, नए वकीलों को ट्रेनिंग सेंटर्स, उनको कैसे नए कानूनों की जानकारी हो, और इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश में जब से मैं मेंबर बना हूँ, अपनी निजी आमदनी से 1 लाख रुपए का किताब हर महीने देता हूँ। क्योंकि पढ़ना आवश्यक है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद से पहले पराशर स्मृति में लिखा है कि ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो भूर्यात अपराधम की अंतःपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। तो अधिक से अधिक अध्ययन हो, उसके लिए ट्रेनिंग हो, और भीड़ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। वो लोगों के न्याय के लिए लड़ें, अच्छे से लड़ें, अध्ययन करके लड़ें और अनुशासित ढंग से लड़ें, इसकी आवश्यकता है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पिछले 6 वर्षों में हमने 1,20,000 वकीलों का रजिस्ट्रेशन किया है, और वो अच्छा अध्ययन करके अच्छा काम करेंगे, ये अपेक्षा है। एक बड़ी फौज है और वकीलों की फौज का स्वागत है, उसमें नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता मुझे समझ नहीं आती। कई बार अक्सर देखने को मिलता है, आप इस बात को महसूस करते हैं कि वकील और पुलिस दोनों एक महत्वपूर्ण इकाई है न्याय को स्थापित करने के लिए। एक कहीं न कहीं केस दर्ज करके अपराधियों को पकड़ता है, और पार्टिकुलर वकील जो है देखता है उसको, जिसको न्याय की ज़रूरत है, न्याय दिलाता है। लेकिन इन दोनों में आपस में संघर्ष देखने को कई बार मिलता है, बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। उस पे क्या कहना है आपका? देखिए अजय जी, ऐसा है कि वकील पुलिस संघर्ष इसलिए होता है कि पुलिस से बाकी लोग डरते हैं। वकील निर्भीक कौम है, वो किसी से डरती नहीं। तो लोगों को न्याय दिलाने की श्रेणी में वो थाने जाती है, कहती है भाई एफआईआर दर्ज करिए। अब दरोगा जी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और चाहिए, पैसा चाह रहे हैं, तो वकील रिएक्ट करता है। तो ये बात पुलिस जब किसी को देखती है वकील आ गया मौकिल के साथ, तो वो सोचते हैं कि अब हमारी ऊपरी आमदनी बंद हो जाएगी। ये कानून को जानता है, इसलिए संघर्ष होती है। फिर भी हम कहेंगे कि वकीलों को बिल्कुल अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और कलम से पहले लड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी वकीलों के वकार को डाउन करेगा, स्वाभिमान को डाउन करेगा, तो कोई ताकत हो, ये वकील कौम है, ये पुलिस हो चाहे जो हो, और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली कौम है, ये वो कौम है जो फिडाल कास्ट्रो निकले हवाना यूनिवर्सिटी से पढ़कर तो बसिस्ता के राजतंत्र को उखाड़ फेंका। इस देश में किसानों का मूवमेंट सरदार पटेल ने खड़ा किया। इस देश में मजदूरों का मूवमेंट लाला लाजपत राय ने खड़ा किया। महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो वकील स्वाभाविक रूप से अन्याय के खिलाफ लड़ता है। झांसी बर्ग की कचहरी में वकालत करने वाले नेल्सन मंडेला 28 साल जेल रहकर अफ्रीका को आजादी दिलाए। यह क्षमता या बूता उनके अंदर इसलिए थी कि वो पेशे से वकील थे। अब्राहम लिंकन हो चाहे कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले निक्सन हो, हर आदमी जहां देखेंगे, पूरी भारत में नहीं दुनिया में कहीं बदल हुआ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो वकील। अब उस अन्याय वो पुलिस को नागवार गुजरेगा तो उचित नहीं है। और पुलिस के पास दंड विधान है, लाठी है, तो उसका प्रयोग वकीलों पर नहीं किया जाना चाहिए। हापुड़ के मूवमेंट में हम लोगों ने 56 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कराया, 2 लोग ट्रांसफर हुए, 2 लोग सस्पेंड हुए, क्योंकि पुलिस ने वकीलों पे लाठीचार्ज किया। अभी बनारस में जो घटना हुई उसमें भी मजिस्ट्रेटी जांच का प्रयास है, तो जांच हो रही है। तो वकील भी नियंत्रित रहते हैं, लेकिन अगर कोई उनके वकार को चुनौती करेगा तो बर्दाश्त न करने वाली कौम है। और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के नाते ये संघर्ष होता है, मुझे ये समझ में आता है। विगत कुछ वर्षों से ये मांग तेजी से बढ़ रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अब धीरे-धीरे मूवमेंट में तेजी मिल रही है। आपके पास भी निस्संदेह बहुत सारे लोग आते होंगे, डिस्कस होता होगा। आप इस पे क्या नज़रिया रखते हैं? देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। हम एक दुर्दान अपराधी के खिलाफ लड़ते हैं, हमारा प्रोटेक्शन नहीं होगा तो हम कैसे लड़ेंगे? हम फांसी करा के जा रहे हैं, अपराधी है और अटैक कर सकता है।
तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि वकीलों की भावनाओं का आदर करते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एक कमेटी बनी थी, उसका मैं भी सदस्य था। हम लोगों ने ड्राफ्ट करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस उत्तर प्रदेश सरकार को भी दे दिया है, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको जल्दी ही लागू करेंगे। लेकिन एक जानकारी और बताएं, इसके पीछे कुछ दलगत राजनीति भी करने में लोग लगे हैं। देश में कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। जहां कांग्रेस का शासन है वहां भी लागू नहीं है, जहां सपा है, बसपा है या अन्य दलों का शासन है वहां भी लागू नहीं है। तो कुछ लोग पॉलिटिकली उसको और मूवमेंट देना चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का वकील जो 12-15 लाख की संख्या है, वो सब चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और कहीं जहां बाधा आ रही है, हम लोग उसको बातचीत करके और चाहे संघर्ष करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी ही लागू होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू। कचहरी में स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे ये देखा जाता है कि वहाँ स्थानीय स्तर पे हड़ताल हो जाती है। एक-एक, 2-2 दिन छोटी-छोटी बातों पे हड़ताल हो जाती है। वैसे में न्याय बहुत हैम्पर होता है। सरकार भी कुछ मानक ले आई थी, बाद उसको विथड्रॉ कर लिया हड़ताल को रोकने के लिए। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, हड़ताल जो है, वकील जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, वकील इंडिपेंडेंट कौन है, वी आर नॉट जो है कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है कि हम स्वतंत्र पेशा इसलिए चुने हैं कि जहां न्याय के खिलाफ आवाज उठाना, वकीलों की आवाज कैसे रखी जाए। हड़ताल कम से कम होनी चाहिए, इससे हम सहमत हैं। बिना मतलब हड़ताल नहीं होनी चाहिए, इससे भी सहमत है। लेकिन हड़ताल से वकील का ही नुकसान है, ये भी लोग समझें। और हड़ताल पर रोक इसलिए भी नहीं हो सकती कि वकालत स्वतंत्र पेशा है। अगर कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार भ्रष्टाचार कर रहा है, पर्टिकुलर मुकदमे में बेईमानी कर रहा है, तो वकील के बार के अध्यक्ष की क्या भूमिका है, वो हड़ताल ही कर सकता है। हड़ताल करके उसके भ्रष्टाचार को उजागर करता है। अपने अव्यवस्थाओं के खिलाफ वो क्या करे। आप बताइए, संत कबीर नगर में अगर एक भी पक्का चेंबर नहीं है आजादी के 78 साल बाद, और पानी भरा हुआ है रामपुर में, आप भदोही में अगर कोई अव्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और तो उसके लिए अगर वो हड़ताल कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, या डीएम साहब का ध्यान आकर्षण कर रही है, तो उसको इलीगल नहीं कहा जा सकता। बेमतलब हड़ताल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वकीलों के स्वाभिमान पे बात आए तो हड़ताल करने में कोई बात नहीं है। और जहां तक कंटेम्प्ट की नोटिसेज इस पर आ रही हैं, तो हम आप उत्तर प्रदेश के आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ या अव्यवस्था के खिलाफ आप हड़ताल करते हैं और बिना मतलब हड़ताल नहीं करते हैं, और कंटेम्प्ट की नोटिस आती है, तो उसमें हम उनकी तरफ से निःशुल्क उनके फेवर में बहस करेंगे किसी भी मुकदमे में। ये मैं आपको कहना चाहूँ। राष्ट्र निर्माण में पार्टिकुलर वकीलों के योगदान की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जहाँ न्याय होता है वहीं सद्बुद्धि होती है, वहीं विकास होता है। तो ऐसे में आप उसको किस भूमिका के रूप में देखते हैं, किस महत्वपूर्ण आयाम के रूप में? देखिए, राष्ट्र बचा ही इसलिए है कि वकील एकजुट है, वकील खड़ा है। आप देखिए, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों, या वो लोकसभा के स्पीकर माल्यानकर हों, या गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री हों, या चौधरी चरण सिंह हों, अभी देखिए 50 साल आप बीता है इमरजेंसी के। इमरजेंसी के खिलाफ जब जजेज की सीनियरिटी बदल दी गई, तो जज नहीं बोल पाया। बोला कौन? वकील। आप वकीलों ने लाखों की संख्या में वकील गिरफ्तार हुए, पीएन लेखी जेल गए, अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, और नानी पालकी वाला ने तो इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया कि आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे, देश के प्रधानमंत्री को। और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट नारीमन ने छोड़ दिया, जेठमलानी पे मीसा लगा। तो इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़े, आजादी की लड़ाई में लड़े। लेकिन वकीलों की भूमिका व्यापक है। वकील राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी है। संविधान सभा बनाने वाले हम लोग हैं, संविधान बनाने वाले हम लोग हैं, संविधान का पालन कराने वाले लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज राजनीतिक दल भी और बाकी लोग भी जो वकीलों को सम्मान देना चाहिए, हम नामांकन पत्र भरने के लिए नहीं बने हैं, हम राज्यसभा लोकसभा में जाने के लिए बने हैं। हम देश को आगे बढ़ाने वाले तत्व हैं, ये समझना पड़ेगा। और उसी दिशा में वकील को एकजुट होकर राष्ट्र को अगर परम वैभव पर ले जाना है, परम वैभव नेतु में स्वराष्ट्रम, तो सिर्फ जो है अधिवक्ताओं को आगे लाना पड़ेगा, तभी राष्ट्र परम वैभव पर जाएगा। बहुत सारे अधिवक्ता जो नए श्रेणी से पास होकर के आते हैं, एलएलबी का एग्जाम पास आउट करके आते हैं, उसके बाद बार काउंसिल अपना एक एग्जाम देता है, फिर जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन होता है। क्या आपको ये लगता है कि जो 3 साल या 5 साल एलएलबी करके आते हैं, उनके लिए एग्जाम होना चाहिए या सीधे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए?
नहीं, एग्जाम होने करने में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नॉर्म्स बनाइए। वो ठीक है, एग्जाम होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पैसा लिया जा रहा है 3500 रुपया, हम ये बात करेंगे कि इसको निःशुल्क किया जाए और बच्चों को दिक्कत न हो। और वकालत पे रोक नहीं रहती, वकालत करते रहते हैं, एग्जाम के बाद हम लोग सीओपी देते हैं। तो चलिए, उसको फिल्टर करने के लिए किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब तक जूनियरशिप करेंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम धनराशि होनी चाहिए। हमने रजिस्ट्रेशन को भी सस्ता हुआ है, अब 725 रुपये 750 रुपये में हो रहा है रजिस्ट्रेशन। हम सीओपी और रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। हम इसके अलावा अधिवक्ताओं के जो इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा, ये भी कराएंगे। जैसे आयुष्मान में 70 से ऊपर अब सब आ गए, 70 से नीचे वाले वकील नहीं आ पा रहे हैं, तो वकीलों को आयुष्मान की तरह एक योजना बना के किया जाए। ये सब चीजें लागू करेंगे और चीजें अच्छी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आपने बहुत सारे बड़े अचीवमेंट आपने बताया और किए हैं आपने। कुछ ऐसे मुद्दे जिस पे आपको लग रहा नहीं, इस पे मुझे कार्य करना है, आगामी 1 साल, 2 साल या 6 महीने में इस पे प्राथमिक तौर पे आप कार्य करेंगे? देखिए, एडवोकेट का जो इंश्योरेंस है मेडिकल का, ये बहुत ज़रूरी है और इसको हम चाहते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस निःशुल्क हो अधिवक्ताओं का, ताकि इलाज के लिए उनको भटकना ना पड़े। दूसरा, हम चाहते हैं कि मृत्यु पर उनको 10 लाख रुपए मिले और बुजुर्ग अधिवक्ताओं को, जो आसक्त हैं, जो बीमार हैं, जो नहीं चल सकते हैं और जीवन भर उन्होंने दूसरे के न्याय की लड़ाई लड़ी है, उनको 70 वर्ष के ऊपर या 60 वर्ष से ऊपर अगर वो सरेंडर करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो उनको पेंशन दिया जाए, ताकि वो अपना सर्वाइवल कर पाएँ सम्मान के साथ, वक़ार के साथ। ये हमारे सामने प्राथमिकता है। और ये भी प्राथमिकता है कि जहाँ चेंबर्स नहीं बने हैं, जहाँ बिल्डिंग्स नहीं बने हैं, वहाँ निश्चित रूप से वकीलों को बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था हो, ई-लाइब्रेरी हो, कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी हो और वातानुकूलन हो और हर ढंग की सुविधाएँ, शौचालय की सुविधाएँ हों। और महिला अधिवक्ताओं के लिए मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के साथ वो न्याय नहीं हो पा रहा है और रिप्रेजेंटेशन की हायर जुडिशरी में कम है। तो महिला अधिवक्ताओं के लिए हम अलग शौचालय और ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन की जो मशीनें हैं, उत्तर प्रदेश की सभी शौचालयों में लगाएंगे। इसके लिए प्रशासन या बार काउंसिल से जो मदद होगी वो करेंगे और महिलाओं के लिए अलग हर बार में एक कमरा हो और वो अपने उससे वो वकालत कर पाए और उज्जवल भविष्य की कामना कर पाए। यही है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य का चुनाव जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। मजबूत दावेदार के रूप में आप हैं। बहुत सारे वकील भाई देख रहे हैं, उनसे क्या कहना है? मैं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप अफ़वाहों पे न जाएँ। आप जो काम कर सकता है, जिसने काम किया है और अचीवमेंट के आधार पर फिर मुझको चुनें। आप अपना आदमी नहीं, आप अच्छा आदमी चुनें। आत्मीय जनों के मोहपाश से ऊपर उठिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि अर्जुन, तुम आत्मीय जनों के मोहपाश से ऊपर उठो, क्योंकि जीवन भी कुरुक्षेत्र का मैदान है। आपको तय करना है कि कौरवों के साथ रहेंगे कि पांडवों के साथ रहेंगे। तो आप प्रशांत सिंह अटल को चुनिए, पहला वोट दीजिए। नहीं प्रशांत सिंह अटल को चुन सकते हैं तो प्रशांत सिंह अटल जैसे को चुनिए, क्योंकि अच्छे आदमी की आवश्यकता है। जाति पाति भाषा क्षेत्र आत्मीय जनों के मोहपाश से ऊपर उठकर मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्रशांत सिंह अटल के आगे प्रथम वरीयता का वोट दें और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहादुरी के लिए और अधिक काम हो पाए और भारी मतों से हमें विजय बनाए। ये मैं कामना करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ। अंतिम प्रश्न है, बहुत सारे अधिवक्ता साथी होंगे जो आपसे प्रभावित होंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, कुछ जानकारी साझा करेंगे, कुछ मांग आपके साथ रखना चाहेंगे। बहुत सारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के बार काउंसिल है, वहाँ के लोग मिलना चाहेंगे। तो प्रशांत सिंह अटल जी से मिलने के लिए कहाँ, कब, कैसे मिले? देखिए, मैं अकेला बार काउंसिल मेंबर हूँ जो 75 जनपद में जाता हूँ, सभी तहसीलों में जाता हूँ। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हैं। हम एकदम सर्व सुलभ हैं, जैसे जो चाहे मिले। नहीं तो मैं उनके दरवाजे पर जाता हूँ, तखत पर बैठता हूँ, तहसीलों के टीम के नीचे बैठता हूँ और उनके सारी समस्याओं से अवगत हैं। हमसे कोई मिलना कठिन काम नहीं है। मैं उनको शनि देवता का प्रतिनिधि मानता हूँ। अधिवक्ताओं को कलयुग में वही देवता हैं और उनका मैं पूरी तरह से उनकी सेवा करके अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ और हम हमेशा उपलब्ध हैं। ये मैं निवेदन करना चाहता धन्यवाद सर। हूँ। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।